सॉरी गाइस, वीडियो पता नहीं अपने आप कैसे बंद हो गई थी। एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी सी लगने लगी। तो अपन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम करेक्शन एक्शन फ्रेमवर्क अप्लाइज टू बैंक दैट ब्रीच विच ब्रीच का मतलब होता है जो उल्लंघन कर देती है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव करेक्टिव एक्शन किसको अप्लाई होता है? जब आप कैपिटल एडिकेसी मतलब जब आप कैपिटल में आपका जो कैपिटल अमाउंट है उसमें कोई भी प्रकार की कमी कर देते हो। नेट एनपीए रेशियो में नेट एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रेशियो में आप कमी कोई कर देते हो, रिटर्न ऑन एसेट में या लीवरेज रेशियो में। तो पीसीए ट्रिगर्स व्हेन बैंक ब्रीचेस रिस्क थ्रेशोल्ड ऑन कैपिटल या एसेट क्वालिटी में या प्रॉफिटेबिलिटी में। इट रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड्स, ये डिविडेंड कर देती है खत्म, ब्रांच एक्सपांशन एंड न्यू रिस्क की एक्टिविटीज को रोक देती है। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लगता है, ठीक है। आरबीआई रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज पब्लिश्ड। जो आरबीआई की रिपोर्ट होती है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज पब्लिश्ड। कब पब्लिश होती है ये? एनुअली पब्लिश्ड होती है, ठीक है। इसमें प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज मैनेज्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ। सोवरेन गोल्ड जो बॉन्ड है, एसडीबी स्कीम जिसका नाम है, ये कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कभी इसको देख के मत कर देना गोल्ड कंट्रोल बोर्ड, बेकार बच्चे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी इसको करती हैं। गाइस जैसे बताओ मेरी राइटिंग कैसी है यार? जैसे लगता है कि अच्छा लिख लेती हूँ, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर इन आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिफर्स टू। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं इन आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू। पहली बात तो ये जो राइट्स होते हैं ये कौन बनाता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये हम आईएमएफ में क्या होता है, मेंबर्स कुछ कंट्रीज होती है वो मेंबर्स होती हैं, उनको हम दे देते हैं एज पर देयर उनके प्रपोर्शन के हिसाब से। तो जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्लूड इट एसडीआर, उसमें एक स्पेशल ड्राइंग होल्डिंग होता है। बस यही है, इसके बारे में कुछ नहीं है। क्या लिखा है चलो ऑप्शंस देखते हैं तब समझ में आएगा। हाँ, इतना सारा hold up करो। चलो, हाँ, क्या है? स्पेशल राइट इशू टू डोमेस्टिक बकवास, आईएमएफ इंटरनेशनल रिवर एसेट एलोकेटेड टू मेंबर्स, हाँ ये है। राइट टू बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, कुछ भी। स्पेशल ड्राफ्ट इशूड बाय आरबीआई, कुछ भी। कोल्ड बैंक। ऑप्शन क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट एलोकेटेड टू, एक एसेट जो हम रिजर्व करते हैं कंट्रीज मेंबर्स के लिए, ये होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीएलआर है ना, वॉज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस। ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्या रिप्लेस करने के लिए? पहले सबसे पहले एमसीए का फुल फॉर्म देख लो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ये हमने इंट्रोड्यूस किया था क्या रिप्लेस करने के लिए? बेस रेट सिस्टम को हटाने के लिए। किसको? बेस रेट सिस्टम को हटाने के लिए हमने इस चीज का इंट्रोडक्शन किया था। मैंने कहा गया, ठीक है। अब आता है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट, ईबीएलआर क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट सिस्टम रिक्वायर्स बैंक टू लिंक एमएसएमई या रिटेल फ्लोटिंग लोन्स टू। पहली बात तो सबसे पहले अपन समझते हैं 2019 में क्या हुआ था। आरबीआई जो है ना उसने मतलब कंपलसरी कर दिया था, ठीक है, चाहे आप होम लोन ले रहे हो या किसी भी चीज व्हीकल लोन ले रहे हो या एमएसएमई लोन ले रहे हो, कि वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक करें जिससे जल्दी से जल्दी हम पॉलिसी के को अच्छे से फोस्टर कर पाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एमसीआर नहीं, बैंक रेट नहीं, एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क है ये। हम्म, हाँ, रेपो रेट, टी बिल रेट एंड अदर अप्रूव रेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस आर इशूड बाय, किसने की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी, है ना। अब क्या है? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई रिलेट टू।
क्या लिखा है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है, FATF। सबसे पहले तो ये एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है, ठीक है, सेटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड करती है। आरबीआई इनकॉर्पोरेट FATF रिकमेंडेशन इनटू केवाईसी नॉर्म, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग, बेनिफिशियल ओनरशिप रिक्वायरमेंट्स, केवाईसी को पूरा करने के लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी बैंक में जॉब करती हूँ ना, तो होता है क्या है ना, अक्सर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं बैंक में, किसी पर्सन के अकाउंट में बहुत सस्पिशियस होते हैं, उनके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, और छोटा मोटा नहीं, 50 लाख 10 लाख ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इम्प्लीमेंट किया था आरबीआई ने, ताकि आप केवाईसी के नॉर्म्स को पूरा करो, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को पूरा करो, बेनिफिशियल ओनरशिप कि उस अकाउंट का बेनिफिशियल ओनर कौन, ये सारी चीजें करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेके आया था। तो इसमें दिया होगा कैपिटल एडिक्शन नहीं, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हाँ, और कॉम्बेटिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली मुझे लगा था ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आफ्टर सीइंग द ऑप्शंस, यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच्चा बैंक में जॉब करता है, सॉरी बच्चा तो नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली वो बच्चा आगे ही बढ़ गया होगा, जॉब कर रहा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM ऑफ अ बैंक मेजर, क्या मेजर करता है ये, कि हमने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है एसेट पे, और हमने कितना इंटरेस्ट पे किया लायबिलिटी पे। सीधी सी बात है, हमने एसेट पे कितना इंटरेस्ट अर्न किया, इंटरेस्ट अर्न ऑन एसेट है ना, माइनस इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटीज, ठीक है। चलो, फिशर इफेक्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी, फिशर इफेक्ट क्या बोलता है, कि जो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये होता है फिशर इफेक्ट। अब फिशर इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि बैंक जो है वो नॉमिनल रेट को बढ़ा देती है जब इन्फ्लेशन बढ़ने वाला होता है, टू मेंटेन द रियल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ने होता है ना, तो नॉमिनल रेट को बैंक बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है, आप सीधी सी बात बताओ, अगर मान लो महंगाई बढ़ जाएगी, है ना, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में बनी रहे। चलो, अपन इस चीज़ को कैसे समझते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब एक प्रैक्टिकल दुनिया की बात करते हैं। चलो, है ना, एक सेकेंड। चलो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने 1 लाख रुपीज FD में इन्वेस्ट, ठीक है, अभी नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, अभी 500 में गैस की टंकी आ जाती है, और 200 रुपये में आपका पूरा, मतलब कुल मिला के 10,000 रुपये में साल भर की राशन आ जाती है, फॉर अ ईयर, अ फैमिली ऑफ अराउंड 10 पीपल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, 500 की टंकी अब 1,000 में मिलने लगी, वही राशन तो 10,000 के आधे तक 30। अगर ये सब कुछ आपका खर्चा इंक्रीज हो रहा है, आप बैंक से पहले इंटरेस्ट रेट आपको 4% मिलता था ईयरली, 4,000 रुपये मिल जाते थे एक्स्ट्रा के, ठीक है। अब वही चीज, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर ये रेट वैसे ही रहेंगे, तो आपको लगता है कि लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, लोग सोचेंगे इससे अच्छा मैं पैसा भी यूटिलाइज कर लूँ, 4,000 रुपये के लिए पूरा पैसा अपने बिदा के रखूंगा क्या। तो बैंक को अपने नॉमिनल रेट्स को बढ़ाना पड़ता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कि ताकि डिपॉजिटर्स का जो रियल रिटर्न है वो बना रहे, इसे बोलते हैं फिशर इफेक्ट, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, आपको सब पढ़ना है, ठीक है। फिलिप्स का कर्व क्या होता है, अब ये अंग्रेजों के भाषा का फिलिप्स कर्व क्या होता है, फिलिप्स का मतलब होता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्स रिलेशन इन शॉर्ट रन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप, है ना, याद रखना, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट का। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट रिलेटेड टू एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग मीन्स,
इसका मतलब होता है जब सरकार बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग रेजेस इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इससे जब गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ठीक है, इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को हम क्या बोलते हैं, लेट्स सी। हाँ, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, स्टेट्स और कंट्री कैन नॉट साइमल्टेनियसली, कंपनी जो है एक साथ क्या क्या अचीव नहीं कर सकती, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ट्राइलेमा है ना, एनी टू ऑफ थ्री आर पॉसिबल, तीन में से सिर्फ कोई दो चीज पॉसिबल, या तो फिक्स एक्सचेंज रेट, या तो फ्री कैपिटल मोबिलिटी, या तो इंडिपेंडेंट। सब कुछ साथ में नहीं मिलेगा, सारे लड्डू एक साथ थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक है। अब DSGE जिसे बोलते हैं डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल्स आर यूज्ड बाय RBI फॉर, DSG का मॉडल RBI क्यों यूज करती है, RBI यूज करती है मैक्रो इकोनॉमिक एंड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग के लिए टू गाइड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग टू गाइड द पॉलिसी डिसीजन को गाइड करने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रिफर्स टू, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि हाउ पॉलिसी रेट चेंजेस फ्लो थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम टू अफेक्ट ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, कैसे पॉलिसी के रेट बदले जाते हैं ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन। वेटेड एवरेज सेल रेट इज अ सिग्निफिकेंट, क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों होता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी का। ओवरनाइट इंटरबैंक रेट RBI गाइडेड टू स्टे नियर पॉलिसी रेट, ताकि वो पॉलिसी रेट के आसपास रहें, लोगों का विश्वास बना रहे। द बेस इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो बेस इफेक्ट होता है इन इन्फ्लेशन में, एनालिसिस रिफर्स टू, किसको रिफर करता है, इफ प्राइसेस वर अनयूजुअली हाई लास्ट ईयर, मान लो प्राइस जो है वो अनयूजुअल, जैसे भी गोल्ड का प्राइस है ना, अभी अनयूजुअली हाई चल रहा है, तो करंट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन अपीयर्स लोअर इवन विदाउट एक्चुअल प्राइस डिक्रीज, तो जो करंट ईयर का इन्फ्लेशन होगा वो लो होगा, है ना, एक्चुअल प्राइस बिना डिक्रीज हुए, ठीक है, लगेगा कि डिक्रीज हो रहा है बट वो अचीवमेंट नहीं होता, क्योंकि आपको ना उस चीज की आदत हो जाती है। अब जैसे कि पेट्रोल का जो प्राइस है अभी क्या चल रहा है, 1110 चल रहा है, यही पेट्रोल कुछ साल पहले कितने का मिलता था, 70 रुपीज का मिलता था, या 50-60 रुपीज लीटर मिलता था, है ना। अब यार अगर आपने इतना हाई कर दिया, एक साल तक यही चीज थी, अब अगली साल आप इसमें कम भी करोगे, 100 रुपए भी करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार नथिंग हैपन्स, है ना, ऐसा लग रहा है कि यार लोअर हुआ लेकिन कुछ उन्होंने प्राइस डिक्रीज नहीं किया, ये होता है बेस इफेक्ट इन इन्फ्लेशन, है ना, इसको ऐसे याद रखना, याद रहेगा हमेशा मेरे बच्चों, पेट्रोल से याद रखना, मैडम ने पढ़ाया था बेस इफेक्ट में पेट्रोल से। चलो, अभी हम बता चुके थे सीरीज क्या होता है, जब हम पैसा कमा लेते हैं, जब 500 रुपए का नोट इशू करने के लिए सिर्फ 2-3 रुपए लगते हैं इसको बनाने के, तो जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं स्ट्रिगनोरिंग। आगे बढ़ो, ये क्या लिखा है, गवर्नमेंट कलेक्टिंग हाई टैक्स, गवर्नमेंट प्रिंटिंग मनी थ्रू RBI इन्फ्लेशन यूज, ऑब्वियसली यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं मेरे बच्चों, पीछे से स्टार्ट करते हैं अपन, अब 100 क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी को देती है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश बाय RBI, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो RBI में क्या क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, इन्फ्लेशन भी होता है, GDP भी होता है, रिस्क एनालिसिस होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ होता है, ये 2 साल में एक बार होती है। इंडिया यूनिफाइड UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कौन गवर्न करता है, NPCI करती है, लेकिन अंडर द ओवरसाइट ऑफ RBI करती है। वीडियो KYC आर परमिटेड बाय RBI टू, क्यों परमिट, इनेबल डिजिटल कस्टमर ओनबोर्डिंग थ्रू लाइव वीडियो इंटरेक्शन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल KYC विजिट, फिजिकल KYC ना होना पड़े इसलिए डिजिटली हम कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क
यूज्ड बाय आरबीआई एनेबल। अकाउंट एग्रीगेटर का क्या मतलब होता है? सिक्योर कंटेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा बिटवीन द रेगुलर एंटिटीज फॉर बेटर क्रेडिट सर्विसेज। हम सिक्योर तरीके से अपनी चीजों को क्रेडिट सारे मतलब डेटा को शेयर कर पाए। आरबीआई डिपॉजिटर एंड एजुकेशन एंड जिसका डी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड का सेट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट जो ट्रांसफर किए जाते हैं बैंक में आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी। अगर 10 साल तक आप इनएक्टिव रहते हो अपने अकाउंट में तो वो पैसा कहाँ जाता है? DEAF जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में जाता है। ओके, द FSLRC है ना, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज चेयर्ड बाय, किसने चेयर की थी? जस्टिस VN श्री कृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है ना, ये किसने चेयर की थी? याद रखना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मतलब होता है, फाइनेंस मतलब हमेशा जस्टिस, न्याय। फाइनेंशियल क्या होता है? हमेशा, याद रखना मेरे बच्चों, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। चलो, डोमेस्टिक सिस्टम सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स आर सब्जेक्ट टू, इसका मतलब होता है ज्यादा एडिशनल कैपिटल सरचार्ज, मतलब जितना ज्यादा आपका कैपिटल होगा उतना ही आपको सरचार्ज लगेगा। टू बिग टू फेल डेजिग्नेशन रिक्वायरिंग हायर लॉ एब्सर्वेंसी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स बैंक दैट बाय PLCS, इसका मतलब क्या होता है? टू बाय दैट बाय PLCS मतलब होता है गेट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कंप्लायंस क्रेडिट विदाउट एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर डिसबर्समेंट while सेक्टर सेलर लॉस इक्विवेलेंट क्रेडिट। चलो लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, जो आप लोगों को करना है वो करो। गाइस आई थिंक सो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। बस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च बाय आरबीआई इन 2021, जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है वो जो 2021 में लॉन्च हुई थी वो हमें क्या अलाउ करती है? कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं ऑनलाइन थ्रू आरबीआई पोर्टल की मदद से। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च की थी, इसे बोलते हैं डिजिटल रुपी। ये अवेलेबल होती है होलसेल और रिटेल दोनों ही फॉर्म, ऐसे क्या बोलते हैं? डिजिटल ई रुपी, है ना। और इसमें और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार अपन नजरें घुमा लेते हैं, जिससे नजरें अपन जब घूमते हैं तब घुमाते हैं, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तब नजरें घुमाते हैं। क्लाइमेट रिस्क इन बैंकिंग इज बीइंग एड्रेस्ड बाय आरबीआई, कैसे? की गाइडलाइंस इशू करके, है ना। एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क क्लासिफाइड एनबीसी इनटू, जो एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क है उसने एनबीएफसी को कैसे क्लासिफाइड किया है? देखो, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर बेस्ड ऑन साइज एंड सिस्टमेटिक रिस्क। इंटरेस्ट रेट इन बैंकिंग वो एड्रेस क्या करता है? आरबीआई रिस्क टू बैंक कैपिटल फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई स्विफ्ट गाइडलाइंस क्या होती है? अनऑथराइज्ड मैसेजिंग, यूज ऑफ मिसयूज बैंक गारंटीज, ये सारी चीजों को, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? एक एसेट जब प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन, जब कोई भी पैसा आपका 90 दिन से ज्यादा ड्यू हो जाता है। तारापुरे कमिटी क्या होता है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है। हेलीकॉप्टर मनी कंसेप्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मॉनेटरी फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्रिंटिंग मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक, ये सारी चीजें। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? जो पैसा हम प्रिंटिंग पे इस्तेमाल करते हैं,
है ना। एसेट क्वालिटी रिव्यू AQR, ये RBI ने 2015-16 में किया था। क्यों किया था? डिस्कवरी ऑफ मैसिव हिडन NPA, कि कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारा है। इस चीज को करने के लिए बैंक ने बहुत ज्यादा बैंक को फोर्स किया था कि आप पता लगाओ आपका कितना NPA है 2015-16 में। मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स एडॉप्टेड बाय MPC गाइड्स मार्क्ड बाय सिग्नलिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या हुआ, ओवरऑल डायरेक्शन है फ्यूचर पॉलिसी का। बकवास है, क्वेश्चन उत्तर नहीं है। स्टरलाइज इंटरवेंशन, अनस्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइज इंटरवेंशन क्या होता है? जब RBI फॉरेन एक्सचेंज खरीदती है फिर उसको सेल कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को थ्रू ओपन मार्केट के थ्रू, उसे बोलते हैं स्टरलाइज। विदाउट ओपन मार्केट के थ्रू करती है उसे बोलते हैं अनस्टरलाइज। कुछ भी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? CAC, इसका मतलब होता है फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट इनटू फॉरेन एसेट। आपके पास फ्रीडम है, आप चाहो तो शहर के कुत्ते को फॉरेन का कुत्ता बना सकते हो। दैट्स इट। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए। इंडिया एक्सचेंज रेट पॉलिसी अंडर फेमा, जो इंडिया का एक्सचेंज रेट है अंडर फेमा के तहत, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज मैनेज्ड फोर्ट, मतलब RBI इंटरवीन कर सकती है रिड्यूस करने के लिए एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को, बट अलाउ कर सकती है मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स को। और क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है? टारगेटेड नहीं, नहीं नहीं। आई थिंक इट्स इनफ, और हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर से। और आई थिंक इट्स इनफ। आप अब एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को 1 से 2, मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको 2 से 3 बार देखना। एंड आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MP Apex बैंक एग्जाम। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। Bye bye, see you in the next video, in the next chapter.